प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक एक करके हमारी बातों को समझने का प्रयास करिए। आज हम आपके बायोलॉजी के नोट्स की इस क्लास में हिंदी मीडियट वाले मित्रों के साथ उपस्थित हैं। उन सभी मित्रों के लिए हम बता दें कि आप जल्दी से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। 8004109989 ये व्हाट्सएप ग्रुप है। जब आप इसे ज्वाइन कर लेंगे तो आपको ज्वाइन करने के बाद आपको यहीं से नोट्स प्राप्त हो जाएगा टीजीटी, पीजीटी और ईएलटी का। हिंदी मीडियम में नोट्स आपके कम अवेलेबल हैं, अभी उसकी टाइपिंग चल रही है, और इंग्लिश मीडियम के लगभग सभी चैप्टर के नोट्स आपके अवेलेबल हैं। आपको क्रम वाइज भेज दिया जाएगा, उसमें भी पॉइंट वाइज ऐसे ही भेजा जाएगा जैसे हम आपको बता रहे हैं। नोट्स प्राप्त करने के लिए आपको मिनिमम 99 और मैक्सिमम 999 फीस आपको पे करनी है। इस बीच में आप कुछ भी फीस पे कर सकते हैं। फीस पे करने के लिए हमारे आप 88 87 97 43 95 वाले नंबर पे जा करके आप हमारे साथ स्क्रीन शेयर करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसी से आप पेमेंट भी कर सकते हैं, गूगल पे के माध्यम से, फ़ोन पे के माध्यम से। आप जब इस नंबर से जुड़ेंगे तो आपको एक लिंक के माध्यम से बता दिया जाएगा कि आप कैसे अपने पैसे को दे सकते हैं। फीस मिनिमम उन मित्रों के लिए रखा गया है जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, किसी कारणवश उनकी आर्थिक स्थिति खराब है। बहुत सारे ऐसे मित्रों को हमने देखा है जो सब्जी की रेहड़ी लगाते हैं, दूध बेचते हैं, पशुपालन कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपने पढ़ने के जज्बे को खोए नहीं है, अपने हौसले को बुलंद रखा है। और मैंने हर बार कहा है, इस बार भी कह रहा हूँ कि यदि आप सोच सकते हैं तो आप कर सकते हैं, और आप वह भी सोच सकते हैं जो आज तक आपने सोचा नहीं है। आपके पास हजारों उदाहरण मिल जाएंगे। कभी महिला दिवस पे हम बताएंगे, या कभी कोई महत्वपूर्ण दिवस आएगा तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि कैसे राणा प्रताप ने अपने घास खा करके हार नहीं मानी। बहुत सारे ऐसे इतिहास हैं, उदाहरण हैं। तो आप अगर अपने जज्बे को बना रखें तो आपके जीतने की सफलता सुनिश्चित हो चुकी है। पहली सफलता आपकी सुनिश्चित होगी। पहले आपका मनोबल जीतना चाहिए, उसके बाद परीक्षा तो आप अपने आप स्वतः जीत जाएंगे। तो आप मिनिमम फीस 99 और मैक्सिमम 999 आप दे सकते हैं। आपको बता दें, उन मित्रों के लिए 99 रखी गई जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी ठीक है, हम उनसे उम्मीद करेंगे कि आप अच्छी तरह से फीस पे करेंगे और बैच से जुड़ेंगे। आज जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ये हमारे नोट्स का एक छोटा सा टुकड़ा है, और इसके बारे में हम एक एक करके आपको बता दें और समझा दें, फिर यह नोट्स आपको भेज दिया जाएगा। आज का यह नोट्स हाफ चैप्टर का एक तिहाई पार्ट है, और ये सभी मित्रों को भेजा जाएगा। उसके बाद से सिर्फ पेड बैच वालों को प्रैक्टिस पेपर इत्यादि चीज़ें भेजी जाएंगी। तो हम चाहते हैं कि आप जल्दी से हमारे साथ जुड़ें और पेड बैच का हिस्सा बने। कोशिका हमारे पास, आप जानते हैं, शरीर की सबसे सूक्ष्मतम क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। आपने कई बार पढ़ा होगा कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए लिविंग बॉडी। कोशिका के आधार पे हम सजीव और निर्जीव का भी वर्गीकरण करते हैं। सजीव, जिन जीवों में कोशिका पाई जाती है उन्हें हम सजीव कहते हैं, लेकिन जहाँ पे कोशिका अनुपस्थित होती है, ऐसे जीव को, ऐसे पदार्थ को, ऐसी वस्तुओं को हम लोग निर्जीव कहते हैं। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट को आपको समझाते हुए आगे बढ़ जाएंगे, और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कोशिका जीवधारियों की संरचना और जैविक क्रियाओं की एक इकाई है जो पारगम कला से घिरी हुई, किससे? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी पारगम कला से घिरी हुई है। ऐसी कला है जो किसी पदार्थ को, यानी ऐसी झिल्ली है जो किसी पदार्थ को चयन करके उसे उस पार या इस पार आने जाने का मौका देती है। ऐसी झिल्ली को हम परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। कोशिका में स्वतः जनन की सामर्थ्य पाई जाती है, यानी स्वतः जनन करने की क्षमता पाई जाती है। किसके अंतर्गत? कोशिका में। इतनी चीज़ें आप समझ गए हो, यानी कोशिका एक स्वतंत्र इकाई है, और यह इकाई अपने आप में विभाजन करके एक जीव का निर्माण करती है। जाइगोट से आपने देखा होगा कि जाइगोट में विभाजन होता है, उसके बाद 2 कोशिकाएं बनती हैं, 4 बनती हैं, 8 बनती हैं, 16 बनती हैं। एक टॉपिक हम लोगों को गैमीटोजेनेसिस पढ़नी, उसमें भी हम आपको बताएंगे, और उसमें निर्णय बैच में आपके गैमीटोजेनेसिस का आज वीडियो एक पड़ जाएगा, 2nd चैप्टर का, तो वहाँ पे आप उसको चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। यहाँ पाते हैं, अब हमसे पूछा जाता है कोशिका की खोज, ठीक है। ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे क्योंकि क्लास में सारी चीज़ें हम बता देंगे, तो हम सोचते हैं बस एक बार नोट्स पढ़ के आपको बता दें, कनेक्ट करवा दें, बाकी चीज़ें आप हमारे वीडियोज में देख लीजिए।
यहाँ पाते हैं रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की और यह तथ्य उन्होंने अपने माइक्रोग्राफिया में छापा। अब इसके बारे में पूरा डिटेल हमने वीडियो में बता दिया है, आप जाएंगे प्लेलिस्ट में नेड़े बैच में आपको पूरा वीडियो में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ने जो है एक क्या थे कि इन्हें क्या कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान का पिता भी बैक्टीरिया विज्ञान का पिता भी कहा जाता है, बैक्टीरियोलॉजी के फादर कहे जाते हैं। एंटोन वान ल्यूवेनहॉक हैं इस 1674 ईस्वी में सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की और इन्होंने क्या देखा था, बैक्टीरिया को देखा था, स्पर्म को देखा था और भी बहुत तरह की कोशिकाओं को इन्होंने अध्ययन किया और इसी कारण चूंकि बैक्टीरिया की खोज इन्होंने सर्वप्रथम की थी, इसी कारण इन्हें बैक्टीरिया विज्ञान का यानी फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। हमने डिटेल में सारी बातें आपको वहाँ पे वीडियोज में बता रखी हैं, आप वहाँ से देख लीजिए। कोशिका सिद्धांत की जब बात आती है तो दत्रोचित या ड्यूट्रोचेट नामक एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1824 में ही कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया, एक विचार प्रस्तुत कर दिया, लेकिन यह विचार इनका मान्य नहीं हुआ क्योंकि उसमें बहुत सारी त्रुटियां थीं जिसके कारण इनको बाद में इसका श्रेय किसको चला गया, वनस्पति विज्ञान शास्त्री स्लाइडेन को और जंतु विज्ञान शास्त्री स्वान को इसका श्रेय चला गया, किसका, कोशिका सिद्धांत का जो है श्रेय चला गया। ठीक उसी प्रकार कोशिकावाद का प्रतिपादन किया और बताया कि कोशिका जंतुओं और पादपों की रचनात्मक इकाई, कहा कि इन्होंने क्या बताया, ठीक प्रकार से कोशिकावाद का जो है प्रतिपादन किया, किसने, स्लाइडेन और स्वान ने, और इन्होंने ये बताया कि जो कोशिकाएं हैं जंतु और पादप की रचनात्मक इकाई हैं, यानी इन्हीं कोशिका से ही जंतु और पादप का निर्माण हुआ है। स्लाइडेन ने कहा था कि सभी पादप जो हैं कोशिका के बने होते हैं, स्वान ने कहा कि सभी जंतु जो हैं कोशिका के बने हुए हैं, और दोनों लोगों ने एक बात कही थी कि जंतु और पादप की यह रचनात्मक इकाई होती है। पुरकिंजे नामक एक साइंटिस्ट हैं और परकिंजे नामक साइंटिस्ट ने 1937 ईस्वी में कोशिका में जीवित पदार्थ यानी जीवद्रव्य की खोज की थी। किसने, कोशिका में जीवित पदार्थ यानी जीवद्रव्य की खोज की थी। 1855 में आर विर्चॉव ने, या ये कह दीजिए कि आर विर्चो ने क्या काम किया, विरकोव लिखा गया हिंदी में, उन्हें ने कोशिका सिद्धांत के इस प्रकार से प्रस्तुत किया कि कोशिका में विभाजन होता है और सभी नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं, जिसे ऑमनी सेलुलर ई सेलुलर नाम से जाना गया। इसे कोशिका का वंश परंपरागत नियम भी कहा जाता है। कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीवों का शरीर एक अथवा अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिका जीव के शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई, ये देखिए यहाँ पे गलत हो गया है, इकाई होगा, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया है टाइप करने में, इकाई होती है, ठीक है, इकाई है, और जीवन संबंधी सभी रासायनिक क्रियाओं कोशिकाओं में संपन्न होती हैं। सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिका से निर्मित होती हैं। प्रत्येक जीवधारी अपने जीवन एक कोशिका से प्रारंभ करता है। यदि वह इसी प्रकार से अपना जीवन चलाता रहता है तो उसे एक कोश की जीव कहते हैं, जैसे कि ईस्ट है, अमीबा है, बैक्टीरिया है इत्यादि। परंतु जब कोशिका का विभाजन हो और बहुकोश की जीवों का निर्माण हो तो उसे हम लोग बहुकोश की जीव कहते हैं, और जिसमें आपके पेड़ आ जाते हैं, मनुष्य आ जाते हैं, गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, हाथी, ये सभी बहुकोश की जीवों के उदाहरण के अंतर्गत जाने जाते हैं। कोशिका के भाग की बात करते हैं। कोशिका में मुख्यतः 3 भाग पाए जाते हैं। एक जीवद्रव्य पाया जाता है, दूसरा रिक्तिका या रसधानी पाई जाती है, और तीसरा कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिकाओं के अगर हम प्रकार की बात करते हैं तो कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है और क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका का एक यहाँ पे डायग्राम है, बैक्टीरियल सेल एनाटॉमी है, यहाँ पे देखिए कैप्सूल है, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और उसके बाद प्लास्टिड है और फ्लैजिला है, साइटोप्लाज्म है। चूँकि प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक नहीं पाया जाता है, अतः उसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति के कारण खुला रहता है साइटोप्लाज्म में, तो उसे हम लोग केंद्रकाभ कहते हैं या न्यूक्लियोइड कहा जाता है, और राइबोसोम पाए जाते हैं। ये सारी डायग्राम आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहे होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। रचना के आधार पर कोशिकाएं आद्य होती हैं। इन कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात कर रहे हैं, इन कोशिकाओं में केंद्रक कला नहीं होती है, जिस कारण केंद्रक में पाए जाने वाले पदार्थ जैसे कि प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, आरएनए कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में रहते हैं। ऐसे कला विहीन को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे कला विहीन ऑर्गेनेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। यानी ऐसा पार्ट डीएनए का जिसमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं।
प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई भी कोशिका अंगक नहीं पाए जाते सिवाय राइबोसोम को छोड़, ठीक है। क्या पाया जाता है? राइबोसोम के क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम को छोड़ करके कोई भी कोशिका अंगक नहीं पाया जाता है। राइबोसोम भी पाया जाता है, कौन सा? 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। उदाहरण क्या होगा इसका? माइकोप्लाज्मा, प्लूरोनिमोनिया सम ऑर्गेनिज्म यानी PPLO तथा जीवाणु इसमें पाए जाते हैं। साइनोबैक्टीरिया, ये सभी किसके उदाहरण हो जाते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका के। कोशिका आवरण दृढ़, किसकी बात कर रहे हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका के आवरण की। कोशिका आवरण दृढ़ता पूर्वक बंधित 3 परतीय संरचना अर्थात सबसे बाहरी ग्लाइकोकैलिक्स, कोशिका भित्ति और जीवद्रव्य कला से बना होता है। उसके बाद आगे आ जाते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में पढ़ते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाहरी परत होती है जो कोशिका की रक्षा करता है। यह आसंजन बल में भी सहायता करता है। यह पॉलीसैकेराइड की परत से बना होता है तथा आसंजन में भी सहायता करता है। यह पॉलीसैकेराइड की परत से बना होता है, ये 2 बार रिपीट हो गया है, यह पॉलीसैकेराइड की परत से बना होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आ जाते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स विभिन्न जीवाणुओं में रचना और मोटाई में भिन्न होती हैं। कुछ में यह ढीली आच्छादित होती हैं जिसे अवपंक परत कहते हैं, और दूसरे में ये मोटी और कठोर आवरण के रूप में होती हैं जिसे संपुटिका या कैप्सूल कहा जाता है। इस बारे में पूरा डिटेल हमने प्रोकैरियोट की कोशिका के बारे में पूरा डिटेल हमने आपसे बताया था कि कैसे कैप्सूल बनता है, ग्राम पॉजिटिव कब होती हैं, ग्राम नेगेटिव कब होती हैं। आप जा कर के वीडियोज को देख लीजिए। नोट्स में हम इसी तरह से आपको सिर्फ नोट्स एक बार पढ़ के बता देंगे कि कहीं मिस्टेक होगा तो वह भी हम आपको इंगित कर देंगे, आप उसे ताकि पढ़ते वक्त समझ सकें। कहीं पे कोई चीज़ हिडन करके लिखी गई होगी तो भी आप समझ सकते हैं। नोट्स की एक क्राइटेरिया होती है कि नोट्स जो बनाता है, यह नोट्स मैंने किसी कोचिंग का कॉपी नहीं किया है, हमने बुक से पढ़ करके छांट करके बनाया है। तो जो बुक से बनाता है नोट्स, कई बार क्या होता है कि वो अपने जानने वाली चीज़ों को हिडन कर देता है, छुपा देता है कि उसे लगता है कि हाँ सब लोग जानते होंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि सामने वाला जो पढ़ रहा होता है ना, तो उस चीज़ को नहीं, हो सकता है माइंड से मिस हो जाए। मैं नहीं कह रहा हूँ सामने वाला नहीं जानता है, हो सकता है कि उसके दिमाग से उतर ही जाए वो बात। तो जब वो सुन लेगा एक बार तो उसे वो चीज़ें याद हो जाएंगी। इसे आपको कुछ करना नहीं, बस चला के रख देना और सुनते रहना है। सुनने से आपको चीज़ें ज़्यादा याद होंगी। एक बार क्लास में देख लिए, एक बार सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। कोशिका भित्ति की बात करेंगे। कोशिका भित्ति में हमने कहा कि कोशिका भित्ति जो होंगी, यह कोशिका भित्ति कोशिका के आकार का निर्धारण करती हैं और एक सशक्त संरचनात्मक भूमिका निभाती हैं। मैंने आपको बताया था वीडियो के अंतर्गत कि जो जीवाणु होते हैं उसकी जो कोशिका होती है वो पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है, ठीक है। हम आपको बताएंगे जब हम लोग मोनेरा किंगडम पढ़ेंगे तो वहाँ पे बैक्टीरिया को डिटेल में पढ़ना है। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, उसके फूडिंग हैबिटाट, उसकी लाइफ साइकिल, ये सभी चीज़ें पढ़नी है। कहाँ पे? बैक्टीरिया बॉटनी में जब जाएंगे तो आप बैक्टीरिया पढ़ेंगे, बैक्टीरिया एक टॉपिक है, वहाँ पे डिटेल में बैक्टीरिया को पढ़ना। आज हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं तो उसकी दृष्टि से बैक्टीरिया के बारे में कम चीज़ें जानेंगे, लेकिन वहाँ पे डिटेल में फ्लैजिला का काम क्या है, पिल्स का काम क्या है, ठीक है, सीलिया का काम क्या होता है, मीजोसोम कैसे बनते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो कोशिका भित्ति है, ये सेलवाल है, इसका क्या काम होता है, किसकी बनी होती हैं, ये कब ग्राम पॉजिटिव हो जाती हैं, कब ग्राम नेगेटिव हो जाती हैं, क्यों नुकसान पहुंचाते हैं ये बैक्टीरिया, क्यों लाभ पहुंचाते हैं, ये आपके टॉपिक में मेंशन है कि हार्मफुल बैक्टीरिया एंड यूजफुल बैक्टीरिया, तो वह भी पढ़ेंगे डिटेल में। कहाँ पे? बॉटनी वाले पोर्शन। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से यह नोट्स आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है जीवद्रव्य झिल्लिका। जीवद्रव्य झिल्ली की बात करें यानी सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। जीवद्रव्य झिल्लिका प्रकृति में अर्धपारगम्य होती है। इसके द्वारा कोशिका बाह्य वातावरण के संपर्क बनाए रखने में सक्षम होती है। संरचना के अनुसार यह झिल्ली यूकैरियोटिक झिल्ली के जैसी ही होती है। एक विशेष झिल्ली में संरचना जो जीवद्रव्य के कोशिका में फैलाव से बनती है को मेजोसोम कहते हैं। कह रहा है कि जो जीवद्रव्य की झिल्ली है उसके फैलाव से मेजोसोम का निर्माण होता है। यह फैलाव पुटिका, नलिका और पटलिका के रूप में होता है। यह कोशिका भित्ति डीएनए प्रतिकृति में इसकी संतत कोशिका के विस्तार की सहायता करता है। श्वसन, स्रावी प्रक्रिया। देखिए ये पहला नोट्स है, पहला मतलब पीडीएफ है। इस पीडीएफ में कलर नहीं किया गया था तो कलर नहीं किया गया है, लेकिन और जो पीडीएफ है जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसे अंडरलाइन करके बोल्ड किया गया है, तो आप उसे आसानी से समझ जाएंगे कि ये चीज़ें हमको याद करनी है। इसमें बोल्ड नहीं किया गया, लेकिन अगले पीडीएफ में आपको सारी चीज़ें बीच बीच में बोल्ड की हुई मिलेंगी, यानी उस चीज़ को आपको याद रखना है। अभी हम अंडरलाइन जहाँ जहाँ कर रहे हैं आप देखिए,
कह रहा है यह पुटिका नलिका पटलिका के रूप में होती हैं। इस कोशिका भित्ति का निर्माण डीएनए प्रतिकृति तथा इसकी संतत कोशिकाओं के विस्तारण में सहायता देता है। श्वसन स्रावी प्रक्रिया और उसके बाद जीवद्रव पृष्ठिका के क्षेत्र एंजाइम की मात्रा बढ़ाने में सहायता करता है। कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जैसे कि नील हरित शैवाल के कोशिका द्रव में झिल्ली में विस्तार होता है जिसे वर्णी लवक कहते हैं। कह रहा वर्णकी लवक पाया जाता है किसमें? नील हरित शैवाल में इसे वर्णक पाया जाता है यानी पिगमेंट पाया जाता है। और कौन से पिगमेंट पाए जाएंगे हम लोग जब पढ़ेंगे शैवाल तो वहाँ पे बताएंगे। ब्लू ग्रीन एल्गी में भी क्या पाया जाता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जीवाणु कोशिकाएं चलायमान तथा अचलायमान, मतलब कुछ गतिशील होती हैं कुछ अगतिशील होती हैं। यदि यह चलायमान होती है तो उसमें कोशिका भित्ति में एक पतली संरचना मिलती है जिसे कशाभिका कहते हैं यानी फ्लैजिला कहते हैं। जीवाणुओं में कशाभिका की संख्या का विन्यास कम भिन्न होता है। जीवाणु कशाभिका के 3 भागों में बटा होता है, तंतु, अंकुश और आधारी शरीर। तंतु कशाभिका का सबसे बड़ा भाग होता है और कोशिका सतह से बाहर की ओर फैला होता है। जीवाणुओं की सतह पर पाई जाने वाली संरचना रोम या झालर इनकी गति में सहायक नहीं होती हैं। रोम लंबी नलिकाकार संरचना होती है जो विशेष प्रोटीन की बनी होती है। कह रहा रोम जो होती हैं ये लंबी संरचना होती हैं और विशेष प्रोटीन की बनी होती हैं। झालर जो है लघु सूक जैसे तंतु और कोशिका के बाहर प्रवर्धित होते हैं। कुछ जीवाणुओं में यह उनको पानी की धारा में पाई जाती हैं और चट्टानों से पोषक तत्वों को चिपकाने में सहायता करती हैं। अब एक ऑर्गेनेल हम लोग पढ़े हैं, इसका भी वीडियो आपको बनाया जा चुका है। राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कोशिका के जीवद्रव झिल्ली से जुड़े होते हैं। ये 15 से 20 नैनोमीटर आकार की होती हैं और 2 ओप इकाइयों 50S और 30S की बनी होती हैं जो आपस में मिलकर के 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित, ऊपर में बड़ा वो रहेगा, ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होती हैं। बहुत से राइबोसोम एक संदेशवाहक आरएनए से संबंध होकर एक श्रृंखला बनाते हैं जिसे बहुराइबोसोम या बहुसूत्र कहते हैं। जो राइबोसोम होता है इसके बारे में कुछ और जानकारी यहाँ पे है। यह 15 से 20 नैनोमीटर व्यास की कलाविहीन सूक्ष्मकण होते हैं। राइबोसोम की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? सबसे पहले जो है 1953 ईस्वी में रॉबिन्सन तथा ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने सेम की जड़ों में कोशिकाओं को देखा था, यानी जड़ों की कोशिकाओं में राइबोसोम को देखा था। राइबोसोम की खोज का श्रेय पैलाडे नामक वैज्ञानिक को जाता जिन्होंने 1953 ईस्वी में से जंतु कोशिका में देखा था। एक कोशिकांग में जैसे कि हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक में भी पाए जाते हैं और वहाँ पे ये 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। आकार और अवसादन गुणांक यानी क्या कहते हैं यशफार सेडमेंट, ठीक है, अवसादन गुणांक अभी हमको याद आएगा तो अभी हम बता देंगे। के आधार पर राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं। एक हो जाता है आपका 70S यानी जो है 70S राइबोसोम, यह प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंगकों में पाए जाते हैं यानी माइटोकॉन्ड्रिया में, लवक में, हरित लवक में और केंद्रक में 70S पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। 80S राइबोसोम ये यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले यानी 70S वाले राइबोसोम की तुलना में बड़े होते हैं। ये हैं आपके दोनों राइबोसोम के स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। एक 20 लेंथ का है और एक की जो लेंथ है वो 80S की है। उसके बाद राइबोसोम के कार्य दिए गए हैं। राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना और इस बात को हमने डिटेल में अपने वीडियो में बताया है कि प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम कैसे करता है। यानी मैं एक लाइन में अगर ख़त्म करना चाहूँ इसे तो मैंने कहा कि डीएनए से किसका निर्माण होता है? आरएनए का, एमआरएनए का। और एमआरएनए किसका निर्माण करता है? आपस में चेंज करके टीआरएनए का निर्माण करता है और टीआरएनए किसका निर्माण कर देता है? राइबोसोमल आरएनए का। और निर्माण किसका हो जाता है? या यस आरएनए का। और निर्माण हो जाता है किसका? आरएनए से प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। इसी प्रक्रिया को हमने बहुत डिटेल से आपको वीडियो में समझाया है। आपने नहीं समझाया है तो ज़रूर जा करके देख लीजिए। मैं नोट्स में बहुत कम चीज़ों को मेंशन किया हूँ, मैं आपको समझाने के लिए थोड़ी चीज़ों को लिखा हूँ। मैं सोचता हूँ कि आप समझ जाएंगे। डिटेल में मैंने आपको वहाँ पे बता दिया है, नोट्स पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद कुछ अंतर्वृष्ट पिंड हैं यहाँ पे, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। फास्फेट कणिकाएँ हैं, साइनोफाइसिन है कणिकाएँ हैं, ये सभी ग्लाइकोजन कणिकाएँ हैं जो कि कहाँ पाई जाती हैं? साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं और इसमें
केंद्र इसमें झिल्ली नहीं पाई जाती, तो इसे आप जरूर पढ़ लीजिए। स्वतंत्र रूप से साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं। तो ये था आज का नोट्स। बहुत ब्रीफ चीज़ें हमने आपको दी हैं, बहुत कम चीज़ों को हमने आपको प्रोवाइड कराया है। तो मैं चाहता हूँ कि इसे आप जरूर पढ़ें, अपने मित्रों तक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। जय हिंद।